हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज डिस्कशन करूंगी जो कि आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ देखे गए हैं। और अगर मैं यूपी टेट और सी टेट की बात करूँ तो आपको अच्छे नंबरों से जो है क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने खुद से किया है। आप एनसीईआरटी की समरी पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स जो है आपके पेपर 2 में गेन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज डिटेल में बहुत अच्छे से जो है डिस्कस कर ली है और आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला लेसन है उसमें एक समरी दी हुई है। हो सकता है ये लेसन आपको समझ ना आए तो आप जो है सारे लेसन्स की समरी को देख लेंगे और उसके बाद फिर से फर्स्ट लेसन की समरी को जो है सुनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी समझ इसके विषय में डेवलप हो जाएगी। तो इसका जो लेसन का नाम है हमारा वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस पुस्तक में हम जो है वो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच, यानी कि जब तक अंग्रेजों ने जो है अपनी जड़ें भारत में मजबूत नहीं कर ली तब तक का अध्ययन करेंगे, जिसको कि हम आपका मध्यकालीन इतिहास भी कहते हैं। और मानचित्रकार इसमें जो है एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शे बनाता है उसको मानचित्रकार कहते हैं। तो सबसे पहले जो मानचित्र बनाया गया या देखा गया कब अस्तित्व में आया तो ये 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने दुनिया के बड़े भाग का नक्शा बनाया था, जिसमें कि भारत भी शामिल था और जिसमें दक्षिण भारत को उत्तर की ओर दिखाया गया था। यानी कि उसने जो नक्शा बनाया था वो आपका वर्तमान नक्शे के विपरीत था। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके बनाए नक्शे में दक्षिणी भारत को उत्तर की ओर दिखाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि अल इदरीसी एक अरब भूगोलवेत्ता था जिसने कि दक्षिण भारत को उत्तर की ओर दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार गिवलोम द लिस्ले के एटलस नूवो में भारत का मानचित्र बनाया गया, जो कि वर्तमान मानचित्र से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये पॉइंट भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान रूप से मिलता जुलता चित्र जो है मानचित्र भारत का कब अस्तित्व में आया था। तो ये 1720 में जो है फ्रांसीसी मानचित्र गिवलोम द लिस्ले के एटलस नूवो में जो है अस्तित्व में आया था। अब मानचित्र का यूज क्या था, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मानचित्र का जो प्रयोग था वो यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी यात्रा के दौरान करते थे। इसके बाद जो हमारी इस लेसन में दी गई है वो दी गई है नई पुरानी शब्दावली। तो 13वीं शताब्दी में फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कब हुआ? वो 13वीं शताब्दी में हुआ। और किसने किया? ये मिन्हाज ए सिराज ने किया था। उस समय हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश उन लोगों ने नहीं किया था, यानी कि आज के भारत, आज के हिंदुस्तान में दक्षिण भारत भी शामिल है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने दक्षिण भारत को हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति के लिए किया था। फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप में उस टाइम पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और भारत जो है ये शामिल थे। हालांकि श्रीलंका को उतने स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया था जितने कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार को किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है वो आता है विदेशी, कि उस टाइम पे विदेशी किसे कहा जाता था। आज तो हम उसे विदेशी कहते हैं जो हमारी कंट्री में नहीं रहता हो या हमारी कंट्री का जो है नागरिक नहीं हो। तो आधुनिक युग में जो भारतीय न हो वही विदेशी है, जबकि मध्य युग में विदेशी गांव में आने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को कह देते थे, यानी कि कोई भी अनजान है तो वो विदेशी है और उस समाज या संस्कृति का अंग वो नहीं होता था, तो उसको हम विदेशी कहते थे। और विदेशी को हिंदी में जो है वो परदेशी कहते हैं। तो
विदेशी किस भाषा का शब्द है, ये आपने पता करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है अभिलेखागार के बारे में। तो अभिलेखागार क्या था? अभिलेखागार ऐसे स्थान थे जहां पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। यानी कि अभी भी जो अभिलेखागार होते हैं वहाँ पे हमारे दस्तावेज और पांडुलिपि बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं। तो अभिलेखागार ऐसे बनाए गए स्थान थे जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। उस समय लिपिक या नकलन वीस के हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी कि उस समय जो है आपका प्रिंटिंग का कार्य नहीं होता था। जितनी भी प्रतियां किसी एक बुक की, किसी एक लेख की लिखनी होती थी वो हाथ से ही लिखे जाती थी और उनको कौन लिखता था? लिपिक या नकलन वीस। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अरबी फारसी लिखावट की शैली, कि कौन कौन सी शैली, कौन कौन सी लिपि उस टाइम पे जो है हमारी डेवलप हुई थी। तो एक लिपि थी नस्तलिक लिपि, इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते थे। नेक्स्ट जो थी वो थी शिवस्त लिपि, यह लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वार्तांत 2 बार 1356 और 1358 में लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक आप लोग सर्च करके बताएंगे, ये यूपी टेट में पूछी गई है और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बता दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रहट के बारे में। तो रहट जो है वो सिंचाई में प्रयोग होने वाला यंत्र था और चरखा जो है वो कताई के लिए प्रयोग होता था और आग्नेय शास्त्र बारूद वाले हथियारों को कहा जाता था। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य योद्धाओं के समूह जो खुद को अक्षत्रिय कहते थे उन्हें राजपूत कहा जाने लगा और जो ये राजपूत शब्द था ये राजपुत्र से डेवलप हुआ था, जिसको कि हम राजा का पुत्र कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्षत्रिय जो है वो कब डेवलप हुए। इसके बाद जाति पंचायत, तो जातियां अपने सदस्यों का व्यवहार करने के लिए कुछ नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन करने के लिए बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी एक सभा होती थी जिसको जाति पंचायत जो है कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गियासुद्दीन बलबन के बारे में। फ्रेंड्स, जो गियासुद्दीन बलबन था ये दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था और दिल्ली सल्तनत के बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि हमारा 3rd चैप्टर इसमें बनता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया गया था तो मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया है। गियासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 1266 से 1287 था और इसका जो साम्राज्य था वो पूर्वी बंगाल यानी कि गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी प्रांत तक और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भारत भी सम्मिलित था। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है मिस्र के बारे में। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मशालिक उल अबशर फी मामालिक अल अशमर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में 24 प्रांत थे। हालांकि ये पॉइंट पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस बुक का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इसको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट 1318 में अमीर खुसरो ने कहा कि संस्कृत किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये एक प्राचीन भाषा है। हालांकि ये बात गलत थी क्योंकि आज भी भारत में एक गांव ऐसा है जहाँ पर बातचीत की भाषा संस्कृत है, लेकिन चूंकि उसने ऐसा मेंशन किया है तो इसको हम सच मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है कि ब्राह्मण संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान रखने के कारण संस्कृत भाषा के संरक्षक भी थे। इस्लाम धर्म में विद्वान धर्मशास्त्रियों और जो हमारे शास्त्री होते हैं, न्याय शास्त्री होते हैं, उनको उलेमा कहते हैं। उलेमा वर्ड आप अभी भी सुनते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिया के बारे में। तो जो सिया थे ये पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और नेक्स्ट पॉइंट था सुन्नी के बारे में। जो कि सुन्नी होते हैं ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। ये कास्ट जो है दोनों रिलेटेड होती हैं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में प्रचलित हनफी तथा सफ़ी इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रचलित इस्लामी न्याय सिद्धांत कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं, हनफी और सफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो आता है, इतिहासकार समय को सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों के रूप में देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में शासकों के आधार पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा है, परंतु आज के इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे क्योंकि ये सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय जो इतिहास है उसको हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश युग में बांटा गया है और इसको स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, पॉइंट्स में आपसे पूछ लेता है। और वर्तमान में इतिहास को जो है वो ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, इस पे मात्रा दे देंगे, और आधुनिक काल में बांटा गया है। ये आप करेक्ट कर लेंगे, इसमें मात्रा आनी थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट लेसन में इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट लेसन में हमें इतना ही दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपसे मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे सीटेट और यूपीटेट दोनों में क्वेश्चन बना है। तो आप लोग अगर उसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि भारतीय इतिहास हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग में बांटा जा सकता है, तो नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य और सभी धर्मों के लोग रहते थे। तो भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आपका ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।